अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारा एक्सआरटी पे ये चौथा लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको नजर आ भी रहा होगा। हम देखेंगे सबसे पहले कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज में हमारे पास दो तरह के एक्सरेज जनरेट होते हैं जो हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। उन पे थोड़ी सी और बात करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि इन दो एक्सरेज में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज चाहिए होते हैं वो हम कैसे फिल्टर आउट करते हैं उन सब एक्सरेज में से। यानी कंटिन्यूअस एक्सरेज भी आ रहे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज भी आ रहे होते हैं। तो हमें जो हमारी जरूरत है एक मोनोक्रोमेटिक एक सिंगल वेवलेंथ की एक्सरेज जरूरत होती है, वो हम कैसे उन 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 नंबर ऑफ एक्सरेज में से वो कैसे फिल्टर आउट करते हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो कल हम जब बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो एक्सरेज हैं हमारे पास ये दो तरह की हैं और ये जो वेवलेंथ जनरेट होती है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, आपको ये वेवलेंथ नजर आ रही होगी। ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे है। लेट्स सपोज ये वाली जो एक्सरेज हैं ये 10 किलो वोल्ट पे हैं। अच्छा, ये वाले जो एक्सरेज हैं ये 20 किलो वोल्ट पे हैं। ये वाले एक्सरेज 25 किलो वोल्ट पे हैं और लेट्स सपोज ये वाले एक्सरेज 30 किलो वोल्ट पे हैं। यानी जो वोल्टेज है ये बेसिकली डिफरेंट वोल्टेज की वजह से ये जो एक्सरेज का स्पेक्ट्रम है ये मुख्तलिफ है। हमने ये कल डिस्कस किया था कि आपके पास ये नीचे वेवलेंथ है, तो अगर 10 किलो वोल्ट पे एक एक्सरे जनरेट हुआ है और एक 20 किलो वोल्ट पे, तो ऑफ कोर्स जो 20 किलो वोल्ट पे जो लोअर लिमिट है उसकी वेवलेंथ स्मॉल होगी, क्योंकि ये हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो लैम्डा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। अगर वोल्टेज ज्यादा करते जाएंगे ये लैम्डा कम होता जाएगा। तो ये जो लैम्डा ये जो पूरी एक सीरीज ऑफ सॉरी एक रेंज ऑफ वेवलेंथ है, ये एक आपको इसमें यहाँ रेंज ऑफ वेवलेंथ नजर आ गई। ये एक सिंगल वेवलेंथ नहीं है। अब ये 20 किलो वोल्ट पे ये पूरी एक रेंज ऑफ वेवलेंथ है, जिसकी मिनिमम ये है और मैक्सिमम ऑफ वेवलेंथ ये है। तो ये जो पूरी रेंज है, इस रेंज को हमने नाम दिया था कि ये जो पूरी रेंज है ये कंटिन्यूअस एक्सरेज है। अच्छा, ये जो कंटिन्यूअस एक्सरेज हैं ये जनरेट कैसे होते हैं, तो ये हमने डिस्कस किया था कि कंटिन्यूअस एक्सरेज जनरेट कैसे होते हैं कि आपके पास ये न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो ये इंटरेक्ट करते हैं न्यूक्लियस के साथ। यानी कंटिन्यूअस एक्सरेज के केस में ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के जो शेल हैं वहां पे उन इलेक्ट्रॉन से ये इंटरेक्ट नहीं करते, बल्कि ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आके इस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये डिसएलरेट होते हैं, इनका एक्सेलरेशन कम होता है। अब इनकी जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई स्पीड के साथ आ रहे होते हैं और जब न्यूक्लियस के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी होता है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस को डैमेज तो नहीं कर सकते। ये न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है जिसको इलेक्ट्रॉन उसके साथ इंटरेक्ट करने जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिसएलरेट होते हैं, ये अपनी एनर्जी लूज करते हैं। ये जो एनर्जी लूज करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज होती है और वो मुख्तलिफ वेवलेंथ की होती है। मतलब कोई एनर्जी बहुत कम वेवलेंथ पे हो रही होगी, कोई उससे ज्यादा, कोई उससे ज्यादा। ये पूरी रेंज ऑफ वेवलेंथ पे ये कंटिन्यूअस एक्सरेज जनरेट होते हैं और इसको इन एक्सेस को जो ड्यू टू डिसएलरेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, इनको हम कंटिन्यूअस एक्सेस का नेम देते हैं। और अगर यही इलेक्ट्रॉन इन एटम के इस न्यूक्लियस के बाहर इस इंटरनल शेल से यहां से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तो यहाँ बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके जब इधर आएगा तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा एक एक्सरेज की सूरत में। ये जो एक्सरेज होंगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होंगे। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होंगे? उस टारगेट मटेरियल के जिसके साथ ये इलेक्ट्रॉन हिट कर रहा है। इट मींस दैट कि ये जो रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो कंटिन्यूअस एक्सरेज है, ये हमारी जरूरत नहीं है और हमें इसकी तरफ कोई फोकस भी नहीं करना। ये एक इस प्रोसेस के अंदर जनरेट होने वाली एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए डिजायर नहीं है, अनडिजायर है। तो इसको हमने खत्म करना है। इसे हम देखेंगे कि इसे हम खत्म कैसे करते हैं। लेकिन जैसे ही ये जनरेट हो रहे होते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज, और बाद औक़ात ऐसा होता है कि इसकी इंटेंसिटी एट सर्टेन वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। ये जो इंक्रीज इन इंटेंसिटी है ये इस वजह से होती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम ऐसे हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इस इंटरनल शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जब जंप करके इसकी वैकेंट स्पेस को पुर करता है तो एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जनरेट करता है जो कि इसकी इंटेंसिटी को हाई कर देता है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है ये हमारे काम की चीज है।
यानी इसको हम ये कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हैं, और ये हमने यूज करने हैं किसके लिए, एक्सआरडी एनालिसिस के लिए, यानी एक्सरे मशीन के अंदर जो एक्सरेज यूज हो रहे होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो कंटिन्यूअस एक्सरेज हैं यानी वाइट रेडिएशन भी कहते हैं, ये हमारे लिए डिजायर नहीं। हम फिर करते क्या हैं, हम इन सारी एक्सरेज में से एक पर्टिकुलर एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकालने के लिए बाकी सारी जो एक्सरेज हैं उनको किसी ऐसे मटेरियल में अब्सॉर्ब करा देते हैं कि जो ये सारी वेवलेंथ अब्सॉर्ब कर ले और इससे अगली भी सारी वेवलेंथ अब्सॉर्ब कर ले, एक पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हमारे पास फिल्टर आउट करके हमें दे दे। अब इसको अब्सॉर्प्शन को करते कैसे हैं, इसके लिए हमारे पास ऐसे मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं जो कि इन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को, कंटिन्यूअस एक्सेस को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे मटेरियल को हम एब्सॉर्बिंग मटेरियल कहते हैं। फॉर इंस्टेंस एक हमारे पास मटेरियल है जो कि बेरियम है। ये जो बेरियम है ये एब्सॉर्ब करता है एक्सरेज को, कंटिन्यूअस एक्सरेज को एब्सॉर्ब करता है। यहाँ पे अगर आपको इस ग्राफ को मैं दिखा सकूं तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास वेवलेंथ है, यानी इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है, और वाई एक्सिस पे म्यू ओवर रो है। म्यू ओवर रो क्या है, लेट्स सपोज आपके पास एक मटेरियल है जो कि बेरियम है, और इस बेरियम में से आपने जो एक्सरेज ये वाले जनरेट हो रहे हैं इन्हें आपने पास किया, यूं पास कर रहे हैं, और इसकी थिकनेस x है, ठीक है। अब जब इंटेंसिटी, जब ये इन हो रहे हैं ये एक्सरेज, तो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, लेकिन इस थिकनेस x के बेरियम यानी अब्सॉर्बिंग मटेरियल में से गुजरने के बाद जब यहाँ पर ये एक्सरेज आते हैं तो इसकी इंटेंसिटी आई एक्स हो जाती है। तो ये हम कहेंगे कि जो गुजरने के बाद इसकी इंटेंसिटी आई एक्स है वो इक्वल टू होगी इनिशियल इंटेंसिटी, ये मैथमेटिकल रिलेशन है, एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर रो मल्टीप्लाई बाय रो। अब ये जो म्यू ओवर रो है ना, इससे हम कहते हैं कि ये मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है कि अगर आप म्यू ओवर रो को, ये इंडिपेंडेंट है किसी भी मटेरियल की स्टेट के ऊपर, यानी अगर कोई मटेरियल सॉलिड है, कोई मटेरियल लिक्विड है, कोई मटेरियल गैस है, ये उसके इससे इंडिपेंडेंट है। यानी ऐसे नहीं है कि आप अगर एक ही मटेरियल है वो सॉलिड फेज में है तो उसमें से ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगी और लिक्विड, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करता है सिर्फ एटॉमिक नंबर के ऊपर। यानी अगर हमारे पास एक कोई भी मटेरियल है उसका एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है तो उसकी ये म्यू ओवर रो फिक्स्ड होगा, और अगर आप एटॉमिक नंबर को चेंज करेंगे तो तब ये म्यू ओवर रो भी चेंज होता जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपने इस डेंसिटी को देख के ये नहीं कह देना कि अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, क्योंकि ये पूरा रिलेशन जो है ये हमें ये डिफाइन करता है कि म्यू ओवर रो यानी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो है, मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ये डिपेंड कर रहा होता है इन दोनों की रेशियो जो है ये सिर्फ एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, फिजिकल स्टेट ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल उस पे नहीं करती। अच्छा, अब ये जो बेरियम है ये वन ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल है जो हम एक्सरेज के लिए यूज करते हैं। अब अगर वेवलेंथ मटेरियल की बहुत ज्यादा है, हम यहाँ लाई कर रहे हैं वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो वो मटेरियल एब्जॉर्ब हो जाए, उसमें उसकी मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, देखिए ना ये वाई एक्सिस पे मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, तो अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा है इट मींस एनर्जी कम है तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। जैसे जैसे आप वेवलेंथ को डिक्रीज करेंगे, एक्स एक्सिस से पीछे आते जाएं, तो उसका मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कम होता जा रहा है, और यहां तक आके कम हुआ है। ये कम क्यों हो रहा है मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, क्योंकि आप वेवलेंथ को कम कर रहे हैं तो एनर्जी ज्यादा कर रहे हैं। जब आप एनर्जी ज्यादा कर रहे हैं तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल कि वो सारी की सारी जो है एब्जॉर्प्शन करे, क्योंकि हर मटेरियल की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एक सर्टेन कैपेसिटी है। जब आप उस कैपेसिटी उसकी यहाँ तक फुलफिल हो जाती है तो उसकी आप एनर्जी ज्यादा देंगे तो उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। अच्छा, एक पॉइंट वो आएगा जो कि ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद इसकी ये वाली एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है, और ये वाले एक स्टेप्स हैं। ये जो स्टेप्स ऑफ इन एब्जॉर्प्शन है ये कहता है कि ये होता यूं है कि जो एक्सरेज उस मटेरियल के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, यानी जो एनर्जी आप इस एब्जॉर्बिंग मटेरियल बेरियम को दे रहे होते हैं, ये इटसेल्फ उस बेरियम के अंदर बेरियम के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को एक्साइट करने के लिए एक्साइट करती है। इट मींस दैट कि वो जो एनर्जी है स्मॉलर वेवलेंथ के ऊपर उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो सफिशिएंट होती है इस एब्जॉर्बर मटेरियल बेरियम जो मटेरियल है इटसेल्फ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को एक्साइट करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो इस वजह से वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होती है और ये एब्जॉर्प्शन यहां से अचानक बढ़ जाती है। और इस एज को जिस एज पे ये वाला स्टेप होता है इसको हम कहते हैं ये एब्जॉर्बिंग एज है। यानी यहाँ पे एक लीनियरिटी शो होती है और यहाँ पर एक एज है।
इसमें आपको ये म्यू जो है ये लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, और म्यू ओवर रो जो है ये मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। तो इन दोनों की जो रेशियो है ये डिपेंड कर रही होती है, जो इंडिपेंडेंट है स्टेट ऑफ द मास के ऊपर। अच्छा, अब अगर आपको पता चल गया है कि इस वेवलेंथ के ऊपर जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है, तो हम करते क्या हैं, हम इस मटेरियल को एक सर्टेन, हमें पता होता है कि हमें के अल्फा फॉर एग्जांपल चाहिए इस मटेरियल की, के अल्फा ये है, उसकी वेवलेंथ ये है, और ये जो बेरियम है, इस बेरियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो इस वेवलेंथ के बाद बढ़ जाती है। लेट्स सपोज ये है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, हम समझने के लिए 20 एंगस्ट्रॉम से जैसे हम लो बिलो आते हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ बेरियम वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और 20 से थोड़ा सा अगर हम आगे होते हैं तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम है। तो फिर हम क्या करते हैं, और इस जो कम एब्जॉर्प्शन के ऊपर यहाँ पर हमारे पास के अल्फा एग्जिस्ट करता है, तो हम ये करते हैं कि इस एब्जॉर्प्शन एज को, जो हमें जरूरत है, हमें के अल्फा जरूरत है, तो इस एब्जॉर्प्शन एज को, ये वाला एज है, इससे हम के अल्फा से आगे ले आते हैं थोड़ा सा यहाँ तक, और उससे आगे जितनी भी वेवलेंथ होती है उन सारी को इसमें एब्जॉर्ब करा लेते हैं। तो ये एक मटेरियल की जो सिलेक्शन है, यानी ये जो बेरियम है या कोई भी एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, उसे हम यानी ऐसे नहीं है कि आप रैंडमली कोई सा मटेरियल उठाएं एब्जॉर्बर रख दें, आपको देखना पड़ेगा कि इसका बिहेवियर क्या है, क्या इसका एब्जॉर्प्शन पैटर्न क्या है, उसको हमें अगर के अल्फा चाहिए तो हम ये एब्जॉर्बिंग एज इस के अल्फा से थोड़ा सा इधर ले आएंगे, के अल्फा हमारे पास बच जाएगी, और उससे आगे जितनी भी वेवलेंथ होंगी वो सारी की सारी हम अपने मटेरियल में एब्जॉर्ब करा लेंगे। अब ये वाला जो के अल्फा है, ये हमने यहाँ से एब्जॉर्ब करने के बाद हमें ये वाला के अल्फा मिल गया है, इसको हमने अब यूज करना है इन एक्सआरडी मशीन। एक्सआरडी मशीन में या आप इसे अपने सैंपल के ऊपर फॉल कराएंगे इसके अल्फा को। हम के अल्फा नॉर्मली कॉपर के केस में हम के अल्फा यूटिलाइज करते हैं हम एक्सआरडी एक्सरे एनालिसिस में। तो इसके अल्फा को हमने जब फिल्टर आउट कर लिया, तो अब हम इसे इस स्टेज पे हैं कि इसे हम अपने उस स्पेसिमेन के ऊपर, उस सैंपल के ऊपर गिराएं, कि जिसको हमने एनालिसिस जिसका करना है, जिसकी हम जिसके ऊपर हम इस एक्सआरडी को एज अ कैरेक्टराइजेशन टूल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ तक बात अगर आपको समझ आ गई है, तो अगले लेक्चर में हम जाएंगे कि ब्रैग लॉ, कि वहां जब ये एक्सआरडी, ये एक्सरे के अल्फा जो हमने यहाँ से फिल्टर आउट कर लिया है, वहां जाके ये जब टकराएगा किससे, हमारे स्पेसिमेन से, सैंपल से, तो वहां पे ये क्या फिनोमेना होगा, ये कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इससे डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे लेक्चर को भी, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, अगर कोई कॉन्सेप्चुअली आप समझते हैं कि कोई चीज आपको अंडरस्टैंड करने में मसला हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उधर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।